नमस्कार दोस्तों मास्टर योर ड्रीम्स के इस दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड में ये जानने की कोशिश की कि जब भी आप अपना कोई स्टार्टअप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन बुनियादी बातों की जरूरत पड़ती है, जिसकी जानकारी आपको इकट्ठा करनी होती है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। पहली कड़ी में हमने देखा कि सबसे पहले चीज आती है आइडिया, विचार, कि पहले आपके दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो यूनिक हो। यूनिक होने का मतलब है कि उस आइडिया पे पहले से किसी ने काम न किया हो और वो लोगों की किसी न किसी समस्या को दूर करता हो। दूसरा, अगर ऐसा बिल्कुल यूनिक नहीं है, कुछ मिलता जुलता आइडिया है जो पहले से काम किया जा चुका है, तो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की और उसे सॉल्व किया जिससे लोगों को उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने में ज्यादा सहूलियत हुई और उससे उनकी किसी समस्या का समाधान होता है। और फिर जब आपके पास एक बेहतर आइडिया है तो फिर उन्हें किन किन बिंदुओं पर आपको विचार करके और फिर आगे का स्टेप लेना चाहिए, इस विषय में हम लोगों ने अपने पहले एपिसोड में चर्चा की। दोस्तों, आज उसी सीरीज में ये दूसरा एपिसोड है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि अब जब आइडिया आपके पास आ गया और उसके अलग अलग बिंदुओं पे आपने विचार कर लिया, तो फिर अब आगे आपको क्या करना है। आप बेहतर रूप से इस बात से आश्वस्त हो गए कि हाँ, आपके पास जो आइडिया है वो ठीक आइडिया है और वो किसी न किसी समस्या का समाधान करता है, और बाकी भी उसके जो जरूरी पहलू हैं उन सबों पे आपने विचार कर लिया है कि हाँ, आइडिया आपका हर तरीके से ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या, आज हम लोग उसी विषय में बात करेंगे। तो जब भी आप आश्वस्त हो जाएं अपने विचार के प्रति, अपने आइडिया के प्रति, तो दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग का। एक बेहतर विचार अगर बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है तो उससे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन आइडिया आपका बहुत अच्छा है, आप उससे बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं, उसको लेकर भी बड़ा एक्साइटमेंट है, लेकिन आपने अगर उसके लिए बेहतर प्लानिंग नहीं की तो बहुत संभावना है कि आप उसे उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में चूक सकते हैं। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक एक कदम बढ़ के एक फुल प्रूफ प्लान बनाएं, जिससे कि हम जो चाहते हैं उसी तरह का एग्जीक्यूशन कर सकें। तो उसी दिशा में आज हम दूसरे टॉपिक पे अपनी बात शुरू करते हैं। आखिरी तक आप बने रहेंगे, यकीन मानिए कि आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा। ये सिर्फ बकवास करने वाला चैनल नहीं है जिसमें सिर्फ हवा हवाई बातें कि इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, इसकी बात नहीं। आपको क्या करना चाहिए, दुनिया ने कैसे किया, तमाम फ्रॉड कहानियां मार्केट में घूम रही हैं, आपको उनसे नहीं प्रेरित होना है कि बस आपने सोचा और बड़ी बड़ी सोच करके कूद पड़ो, रिस्क लो, जोखिम लो। अरे क्यों लो भाई, जब ईश्वर ने एक अच्छा खासा दिमाग आपको दिया है तो जोखिम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता और आप नदी में कूद जाएं। डूबना निश्चित है, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना सीख लीजिए। तैरने की थोड़ी बहुत, हम बहुत पारंगत भी ना हो, लेकिन एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसी दिशा में हमारा ये प्रयास है। तो दोस्तों, जो आपका दूसरा कदम होता है वो होता है प्लानिंग। बहुत अच्छे आइडिया को अगर खराब प्लानिंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो बहुत खराब परिणाम देता है। लेकिन थोड़ा सा एवरेज आइडिया भी है अगर आपका, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत बेहतर है, तो आप बहुत अच्छे आइडिया से ज्यादा बेहतर रिजल्ट एवरेज आइडिया के साथ लेकिन बेहतर प्लानिंग करके पा सकते हैं। तो प्लानिंग के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, किन बातों का ध्यान आपको प्लानिंग करते वक्त रखना चाहिए, इसके 5 मोटे मोटे प्रमुख तत्व होते हैं। हम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बताया आपको, शुरुआती पहले ही एपिसोड में, कि हमारी कोशिश होगी कि एक आम आदमी जिसको बहुत एमबीए की, बहुत मार्केट की, बहुत टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज नहीं है, वो कैसे एक स्टार्टअप में अपने आप को कंफर्टेबल कंडीशन में पाए कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। मेरे पास भले आईआईटी आईएम की डिग्री नहीं है,
बट मैं भी बेहतर प्लानिंग कर सकता हूं, मैं भी बेहतर आइडिया पे विचार कर सकता हूं, मैं भी उसका बेहतर एग्जीक्यूशन कर सकता हूं। इसी दिशा में हमारा पूरा प्रयास है। तो दोस्तों, प्लानिंग में आपको 5 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता है, जिसपे पहला है कि जिस भी आइडिया को लेके आप मार्केट में उतरने जा रहे हैं, उसके लिए प्लेस का सिलेक्शन, जगह का चुनाव, कि कौन सी चीज किस जगह पे होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी छोटे ग्रामीण इलाके की छोटी सी मार्केट में अगर स्टारबक्स जैसी कॉफी का ब्रांड लॉन्च करेंगे और वहां आप चाहेंगे कि आप 300 रुपए 400 रुपए की कॉफी बेच सकें, तो डेफिनेटली आप फेल होने वाले। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है क्या, उसका बायर कौन है। उस हिसाब से आपको अपनी मार्केट का चुनाव करना है, अपनी जगह का चुनाव करना है। तो सबसे प्राइमरी जो प्लानिंग का हिस्सा है वो है जगह का चुनाव, प्लेस का सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ प्लेस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला बिंदु ये, इस पे आप ध्यान देंगे। तो प्लेस कैसा हो, जगह का चुनाव ऐसा हो जहां आपकी जो भी सर्विस या वस्तु है उसके लिए पर्याप्त ग्राहक मौजूद हो, उस कैटेगरी के ग्राहक मौजूद हो, उनकी बाइंग कैपेसिटी, उनका इंटरेस्ट उस तरीके का हो जैसा प्रोडक्ट या सर्विस आप लेके उनके बीच जा रहे हैं। पहली चीज का ध्यान आपको इस बात का रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वहां कंपटीशन भी थोड़ा कम हो, क्योंकि शुरुआत में ही आप किसी जायंट के साथ, किसी वहां से वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी के साथ अगर प्रतियोगिता में आ गए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है चीजों को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाना। इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा कम हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रियल एस्टेट कॉस्ट, यानी उस जगह का जो किराया है, उस जगह की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो कितनी है। क्या आपका जो टर्नओवर होने वाला है, जिस तरह का टर्नओवर आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके मार्जिन है, उससे मेल खाता हुआ ही आपका रियल एस्टेट का कॉस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके महीने का टर्नओवर 2 लाख का है, आपका मार्जिन 20% का मान लीजिए है, तो 40,000 आपने कमाया और आपका रेंट ही 60,000 है। तो बट नेचुरल है कि रेंट को आप किसी भी कीमत पे कम नहीं कर, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। इसलिए अपनी सारी फिक्स कॉस्ट को आदमी को कोशिश करनी चाहिए कैसे मिनिमाइज करें, जिसमें सबसे बड़ी कॉस्ट होती है रियल एस्टेट कॉस्ट। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो रियल एस्टेट कॉस्ट है, उस जगह का जो किराया है, उसके लिए जो आपको खर्चा करना है, वो कम से कम हो। कम इन द सेंस आपके टर्नओवर, आपके प्रॉफिट से मैच करता हुआ होना चाहिए। सिर्फ जोश जोश में शुरुआत में इररेलेवेंट एक्सपेंस से आपको बचना है। तो ये प्लानिंग का सबसे बेसिक बात है, सबसे पहला बिंदु। अब जब आपने जगह का चुनाव कर लिया, प्लेस सही है, आपको पता है यहाँ ग्राहक भी बढ़िया है, हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसके बाद अब दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको उस जगह और ग्राहक के मूड के हिसाब से अपनी उस शॉप का, अपने उस ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। क्योंकि सब बात है, और ये हमेशा से कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने ग्राहक को फर्स्ट लुक में अपने पास आने तक के लिए मजबूर करता है। कि वहां एक बार तो सोचे कि नहीं, चलो यार ये कुछ आया है हमारे बीच में, एक कदम तो इसके यहां रखा जा सकता है, एक बार इसको टेस्ट किया जा सकता है। वो दोबारा कब आएगा, जब वो आपकी सर्विस और आपकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होगा। लेकिन पहली बार तो वो सिर्फ आपका आउटर लुक देख के, आपके बारे में सुन के ही वहां आता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है
कि आप बिल्कुल अलग दिखने के चक्कर में ओवर बजट ना हो जाए। और इसके लिए आजकल मार्केट में हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। वही फर्नीचर आपको मार्केट में 5 लाख का भी मिलेगा, वही फर्नीचर आपको मार्केट में 1.5 लाख का भी मिलेगा। थोड़ा 19-20 क्वालिटी और ब्रांड का फर्क होता है, लेकिन वो आपके लिए सफिशियंट होता है। तो आप अपना इनिशियल बजट भी देखते हुए सिर्फ दिखावे में और सिर्फ ब्रांड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको आप अच्छा भी दिखे, आपका इंफ्रा अच्छा भी हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत में जितनी लागत को आप कम रखेंगे वो आपको सस्टेन करने में उतना लंबा समय दे पाएगा और आपको उतने लंबे समय तक कंफर्टेबली रन करने में मदद करेगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आकर्षक हो, लेकिन आपके बजट में हो। वो कैसे होगा, आगे हम आपको इस बारे में भी गाइड करते रहेंगे। तीसरा बिंदु है, फिर आपने इंफ्रा बना लिया, आपने प्लेस का सिलेक्शन कर लिया। अब ये होता है कि आपके सेटअप में किन किन चीजों की जरूरत है। तो सेटअप में आपको मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो तीसरे स्टेप में आप अपने रॉ मटेरियल और मशीनरी, इन सब चीजों के बारे में प्लान करेंगे। और अगर रॉ मटेरियल बेस्ड बिजनेस है आपका, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टाई अप मॉडल में जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला सप्लायर है, चाहे वो होलसेलर हो या आप डायरेक्ट कंपनी परचेज, जिस तरीके से भी आप उसको देखते हो, जहां से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो और आप उस कंडीशन में भी हो कि आप सीधे कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं या फिर बीच में होलसेलर से ले रहे हैं, जहां से भी हो, कोशिश करनी चाहिए क्रेडिट बेस्ड टाई अप। यह आपकी लागत को, आपके खर्चे को कम करता है। अगर आप ऐसा कर पाए कि आप शुरुआत में ही, मान लीजिए आप बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, इस तरह के होलसेलर से जुड़िए कि हम आपसे रेगुलर माल लेते रहेंगे, लेकिन आप हमें थोड़ा सा मार्जिन ठीक दीजिए और 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, जैसा आप नेगोशिएट कर पाए उतने दिन की क्रेडिट दे दीजिए। इससे होगा क्या कि आप दूसरे के पैसे पे अपना बिजनेस खड़ा करने में सहूलियत महसूस करेंगे। उसने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, 15 दिन के भी क्रेडिट पे दे दिया, तो 15 दिन में आपने एटलीस्ट कॉस्ट जो लगी है उतने के बराबर का भी अगर टर्नओवर कर लिया, तो आपकी लागत निकल गई, वो जेब से नहीं लगी, मार्जिन आपका आपके पास आ गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी लागत को शुरुआत में कम करने में मदद करेगा। अब जब आपने मशीनरी, रॉ मटेरियल, फिर इसके बाद आता है कि ये टाई अप्स वगैरह कर लिए, फिर फाइनेंस की बात आती है। पैसा, वित्त कहां से आए। ज्यादातर लोग शुरुआत करने में पहला फोकस होता है कि लोन ले लो, लेकिन मेरी सलाह ये है, और अपने अनुभवों से है, बहुत सारे काम हमने 8-9 साल की जर्नी में जो काम किए हैं, एक मकाम तक पहुंचे हैं, कुछ फेल्योर भी रहे, उससे भी सीखा है, तमाम सारी सक्सेस रही, उससे भी सीखा है। इन सब से जो अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि फाइनेंस शुरू में आपको इंटरेस्ट देने से बचना चाहिए, ब्याज देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके मार्जिन को कम करता है। अब आपका 10%, 15% मार्जिन का बिजनेस है और आप 12%, 13% पे आप इंटरेस्ट पे आप पैसा ले रखे हैं अगर कहीं से, तो शुरू आपको लंबे समय तक वो मार्जिन आपका खा जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। इसलिए शुरुआत में कोशिश करनी चाहिए कि लोन लेने से बचें। तो फिर तरीका क्या है? इसका बेहतर तरीका है टाई अप मॉडल्स, जिसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पार्टनर और एम्प्लॉय में फर्क होता है। एक तो एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा आपको जो खुद भी उतना ही इन्वॉल्व रहेगा आपके काम में जितने इन्वॉल्व आप हैं। तो बिना सैलरी के एक दूसरा ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24/7 काम करेगा, क्योंकि अब उसे वहां से प्रॉफिट का एक लालच है।
यार अगर काम बढ़िया होगा तो यहां से हमारा प्रॉफिट आएगा। दूसरा, वो पैसा लगा रहा है तो अपने पैसे भी वापस उसे पाने हैं। तो अपना पैसा रिटर्न प्लस प्रॉफिट। और आपके लिए फायदेमंद क्या हो गया, आपको सैलरी नहीं देनी है, साथ में एक व्यक्ति मिल गया, उसके साथ साथ जो फंड की क्राइसिस थी उस फंड में भी उसने सपोर्ट कर दिया, जिसपे आपको कोई ब्याज नहीं देना है। तो दोहरे फायदे, इंटरेस्ट से भी बच गए और कम से कम एक आदमी की सैलरी देने से भी बच गए। तो हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ पैसा लगाने वाले लोगों से प्रयास रहे कि नहीं, अगर कोई साथ में मिलके आपकी तरह उसको अपने सपने के रूप में देख के साथ काम करने को तैयार हो, तो वो बेहतर पार्टनरशिप होती है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ अगर कोई पैसा प्रॉफिट के पर्पज में ही आपके साथ लगाने को तैयार है तो भी आपको अप्रोच करना चाहिए। वो कम से कम ब्याज तो बचाएगा आपका। और एक लाइबिलिटी इस तरीके की रहेगी कि इंटरेस्ट फ्री है तो आपको ज्यादा नैतिक आप होंगे कि उसे उसका पैसा हमें वापस करना है और प्रॉफिट भी उसे किसी तरीके से देंगे, जिससे कि फेथ उसका अपने ऊपर बना रहे और आगे चल के भी वो और मदद करने के लिए तैयार। तो नैतिक रहना है और इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना है जो आपको ब्याज के बोझ से बचाएगा। अब फाइनेंस को अगर आपने मैनेज कर लिया, फिर आता है टीम सिलेक्शन। किसी भी काम को करने में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है टीम सिलेक्शन। अगर आपको बेहतर टीम मिल गई तो वो आपके औसत काम को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में सक्षम है, और अगर आपकी टीम खराब है तो आपके बहुत बेहतर काम को भी वो पूरी तरीके से कबाड़ा करने में सक्षम है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा महंगा होगा, यहां चलेगा, उसकी कॉस्ट आप बाकी जगह काट लीजिए, जो मैंने बताया रियल एस्टेट में काट लीजिए, आप इंटरेस्ट देने से बच के पार्टनरशिप कर लीजिए, आप फर्नीचर जो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसमें थोड़ी सी कटौती करिए, कुछ सस्ती चीजें ले आइए, देखने में ठीक है लेकिन बहुत महंगी नहीं है ब्रांड के नाम पे, वहां सब कॉस्ट कटिंग करिए। बट जब भी आपको अपनी टीम बनानी हो, वहां आपको किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करना है। टीम कैसी हो, जो पैशनेट हो, डिसिप्लिन्ड हो, जिस काम को आप शुरू कर रहे हैं उस काम में उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, स्मार्ट हो, स्किलफुल हो, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो टीम सिलेक्शन सबसे की पॉइंट है आपकी प्लानिंग का। तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि आप 2 पैसा ज्यादा देना पड़े वो चलेगा। कोई 20,000 का आदमी है, आप वो 22 दे दीजिए, आप उसे 25 दे दीजिए, आपकी नजर में भले वो 20 का हो लेकिन उसे अपना काम आता हो तो वो 25 का 50 करके रिटर्न कर देगा। लेकिन काम नहीं आता है और आपने 25 की जगह 15 का आदमी रख लिया तो वो 6 महीने करके आपके लाख रुपए बर्बाद करके चला जाएगा और आपके काम को भी प्रभावित कर देगा, कि वो ना तो अच्छी सर्विस दे पाएगा ना अच्छी क्वालिटी दे पाएगा। इसलिए टीम सिलेक्शन सबसे की पॉइंट है। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा अपना कौशल टीम सिलेक्शन में शुरुआत में आपको लगाना है, क्योंकि एक बेहतर टीम अगर आपको मिल गई तो आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन एक खराब टीम मिल गई तो आपका सब कुछ किया धरा बर्बाद हो सकता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर इन बिंदुओं के तहत आप अपनी प्लानिंग करते हैं और उसे एज इट इज एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आप एक बेहतर स्टार्टअप शुरू करने में और उसे सफल करने में ज्यादा सक्षम महसूस करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम इस सब प्रक्रिया में होते हैं ना तो हम थोड़ा सपनों में ज्यादा रहते हैं। जोश इतना रहता है कि सब चीज सपनों में और हवा में ज्यादा रहती है। इसलिए इस चक्कर में हम कुछ बेसिक्स भूल जाते हैं। सबसे बड़ा बेसिक है किसी भी बिजनेस में, किसी भी आइडिया पे काम करने में, किसी भी प्लानिंग को करने में, कि जो भी बेहतर बात आपके दिमाग में आए, जो भी बेहतर चीज आप कहीं सीखें, कहीं समझें, कहीं देखें, हमेशा एक डायरी रखिए शुरुआत में और तुरंत उसको नोट डाउन कर लें।
क्योंकि जब आप 50 चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो कोई बेहतर बात आपको आई कि हाँ हमें ये करना है, इस दिशा में फाइनेंस के लिए मुझे ये कर लेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, इससे मेरा ज्यादा फायदा है। और फिर आप तुरंत आप नोट नहीं किए, फिर उलझ गए इधर उधर के कामों में, फिर लगेगा 2 दिन बाद सोचेंगे क्या दिमाग में आया था, क्या आया था, फिर आपको याद नहीं आएगा और एक बेहतर अवसर, एक बेहतर विचार आप खो देंगे। इसलिए जो भी चीजें आए वो सब रिटर्न में होनी चाहिए। आप लगातार उसके नोट्स बनाइए, लिखिए और एक एक बिंदु को टिक करते जाइए, जो जो चीजें होती चली जाए। जो जो बाकी रह जाए वो आपको टारगेट देंगे कि अभी ये बचा हुआ है। जब आपके पास लिखित में होता है तो आप टारगेट मोड में होते हैं, इसलिए काम भी जल्दी होता है और बेहतर होता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, एक बेहतर आइडिया, उसकी एक बेहतर प्लानिंग कर लेंगे तो आप आधा रास्ता अपने आप तय कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आपको काफी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। बात अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।